ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਮਰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਗਾ, ਸੜਕਾਂ ਬਲਾਕ ਹੋ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ये देखिए कितनी बाइबल मुकद्दस उन्होंने शहीद की है और कोई चीज़ भी नहीं चर्च की छोड़ी। नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम रूबिका लियाकत है और इस वक्त 6 बजे दहाड़ आप देख रहे हैं भारत 24 पर। पाकिस्तान का जन्म कैसे हुआ था अगर मैं आपसे पूछूं तो मजहब के आधार पर, क्लियर एकदम, मजहबी कट्टरता के कारण हुआ। और आज पाकिस्तान इस्लाम के बजाय दूसरे मजहब मानने वाले लोगों के लिए जान का खतरा बन गया है। आप इन तस्वीरों को देखिए, मेरे इर्द गिर्द 4 तस्वीरें आपको नजर आ रही है। सिखों पर हमला होता है, अहमदिया मुसलमानों पर हमला होता है, शियों पर हमला होता है, हिंदुओं पर हमला होता है और अब ईसाइयों पर। इन तस्वीरों में देखिए, ना हिंदू सुरक्षित, ना ईसाई सुरक्षित, ना सिख सुरक्षित, ना ही मुसलमान में अल्पसंख्यक माने जाने वाले अहमदिया और शिया सुरक्षित। आए दिन इन लोगों पर हमला होता है और उनके धर्म स्थलों को निशाना बनाया जाता है। इस्लाम को मानने वाला अगर इनके मुताबिक चले तो ठीक, और गैर मजहबी या गैर इस्लामिक लोगों पर हमले और उनके धर्म स्थलों को निशाना बनाना आए दिन की करतूत हो गई है। सबसे आसान बहाना क्या होता है? ब्लास्फेमी। ब्लास्फेमी मतलब समझते ना, ईश निंदा, यानी मेरे खुदा की इन्होंने इज्जत नहीं की है, किसी पर भी ईश निंदा का आरोप लगा दिया जाता है और एक उन्मादी और कट्टरपंथियों की भीड़ उस पर कहर बनकर टूट पड़ती है। नारे लगते हैं, इतराते हुए किसी और धर्म के खुदा के घर को तोड़ा जाता है, किताबों के पन्ने फाड़े जाते हैं। पाकिस्तान के फैसलाबाद में भीड़ ने ऐसे ही 5 चर्च जला दिए और बहाना क्या बनाया गया कि एक सफाई कर्मी ने कुरान के कुछ पन्नों को फाड़ा, कुछ पन्नों पर आपत्तिजनक चीजें लिखी, ब्लास्फेमी की, ईश निंदा की। इससे अमेरिका भी नाराज है, लेकिन पाकिस्तान की यही हकीकत है, जहां पर कानून भी कट्टरपंथियों की मदद करता हो, वहां कोई कैसे किसी और की मदद कर पाएगा या अल्पसंख्यकों की अक़लियत की मदद कर पाएगा? आज दहाड़ में मेरा सवाल है, मजहबी हिंसा की आग में ये पाकिस्तान कब तक जलता रहेगा? क्या ईश निंदा कानून के नाम पर अक़लियत यानी अल्पसंख्यकों से इंतकाम लिया जा रहा है? यह भीड़ क्या दूसरे धर्म मानने वालों के ईश्वर की निंदा नहीं कर रही है? आप किसी का चर्च तोड़ दोगे, किसी का गुरुद्वारा फोड़ दोगे, किसी का मंदिर तोड़ दोगे, क्या यह ब्लास्फेमी नहीं है? कट्टरपंथियों को भड़काने वाले मौलवियों की वीडियो सरेआम एक दूसरे को फॉरवर्ड की जा रही है। आप सुनिए कैसे ये मौलवी भड़का रहा है, क्या यह ब्लास्फेमी नहीं है? ईसाइयों ने कुरान पाक की बेहुरमती की आ, सारे मौलवी सारे मुसलमान मताब मस्जिद के अगे इकट्ठे होवो, तुसी नाश्ते करन दे हो, घर बैठे मुसलमानी काहदी है तुहाडे विच? ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ मर जाना चाहिए ਸੀ, सड़कां ब्लाक हो जाणियां चाहिदियां सीगियां। और इस मसले पर बातचीत करने के लिए खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जनरल ए के सिवाच, रक्षा विशेषज्ञ हमारे साथ भारत 24 में दहाड़ में जुड़ चुके हैं। सुशांत सरीन साहब सीनियर फेलो है ORF, जुड़ चुके हैं हमारे साथ। आरजू काजमी वरिष्ठ पत्रकार है, पाकिस्तान से हमारे साथ जुड़ चुकी है। इरशाद अहमद खान नेता हैं PMLN यानी नून के, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बैरिस्टर वकास अबरेज जो कि राजनीतिक विश्लेषक है, वो भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। ये पहली दफा होगा जब भारत 24 पर आप सभी के साथ इस तरीके से मैं जुड़ूंगी। लेकिन सबसे पहले बैरिस्टर वकास, शुरुआत आपसे कर रही हूँ। ये मुझे समझ में नहीं आता है, मेरे खुदा की अगर बदहुरमती हुई या बेइज्जती हुई तो तुम्हें फांसी की सजा दी जाएगी, और किसी दूसरे धर्म के खुदा की बदहुरमती नाराए तकबीर कहलाएगी।
देखिए जी, इस हवाले से जो हमारा पाकिस्तान पिनल कोड है उसके अंदर कवानीन को एनंसिएट और न्यूमिनेट कर दिया गया है विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन ऑफ मुस्लिम, क्रिश्चियनिटी एंड एनी अदर रिलीजन। किसी भी मजहब के देवता की या किसी भी मजहब के किसी भी इस तरह के रिलीजियस या सेक्रेड प्लेसेस को आप इसको डेरोगेटरी रिमार्क्स दें, उसकी बेहुरमती करते हैं, तो अल्टीमेटली हमारे पाकिस्तान पिनल कोड के अंदर सेक्शन 292 से लेकर 295 तक जो है वो ऑफेंसेस मेंशन। और इस केस के हवाले से मैं मोर स्पेसिफिकली बात करना चाहूँगा कि 22 दफात को शामिल कर दिया गया है। जो हमारा ATC है, एंटी टेररिज्म एक्ट, उसकी 780 को शामिल कर दिया गया कि ये दहशतगर्दी की बहुत बड़ी एक्टिविटी थी। एट द सेम टाइम इक़दाम कत्ल की दफात हैं, जो ब्लास्फेमी से रिलेटेड दफात हैं, वो भी इसके अंदर शामिल कर दिया गया। और मैं ये समझता हूँ बतौर पाकिस्तानी और पाकिस्तानी होने से पहले भी बतौर इंसान कि हमें कभी भी किसी भी इंसान के रिलीजन के साथ, उसके रिलीजियस जो थॉट्स हैं, उसकी जो फीलिंग्स हैं, जो उसके इमोशंस हैं, उसके साथ हम कभी भी नहीं खेल सकते। और हमारे आइन का आर्टिकल जो 20 है और 21 है वो हमारी मिनॉरिटीज को तमाम वो फंडामेंटल राइट देता है जो एक मुसलमान को देता आप है। मेरे मेहमान हैं, मैं आपकी बड़ी इज्जत करती हूँ, पर आपकी बातों पर यकीन किसी कीमत पर नहीं कर पाऊंगी। इट्स अ लाई सर इफ यू आर टेलिंग मी कि आप पाकिस्तान में अक़लियतों के फीलिंग्स को, उनके रिलीजियस सेंटिमेंट्स का आप लोग ख्याल रखते हैं। क्योंकि मेरे पास जो आंकड़े हैं वो आंकड़े ये बताते हैं कि मेजॉरिटी ऑफ पाकिस्तानीज डू नॉट रिस्पेक्ट अदर रिलीजन। यही वजह है कि जो तादाद में यहां से हिंदू गए थे वो अब बच के 1% रह गए हैं। यही वजह है कि वहां पर जो आबादी क्रिश्चियंस की कुछ 1.27% है, उनके बीच महज 44 चर्च है। मैं आपको बताऊं यहां हिंदुस्तान में we have about 2.3% of Christians sir, 2.3% Christians हैं। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितने यहां चर्च होंगे इस आबादी के मुताबिक? लगभग 30,000। आपके यहां 1.27% क्रिश्चियंस और चर्च कितने हैं सर? 44। मैं कैसे आपकी बात पर यकीन कर लूं? अच्छा रुबिका, एक बात मैं जरूर करना चाहूंगा। पहले मैं कुछ और आंकड़े आपके सामने परोस देती हूँ। मैंने सारे आपकी जो बातें थी मैंने सुन ली, लेकिन मुझे कुछ और आंकड़े रखने की इजाजत दीजिएगा। ये जो चीजें आप मेरे सामने रखने जा रही हैं, दिस इज ऑलरेडी इन माय नॉलेज में, आज जो बात आपसे करना चाह रहा हूं। वकास साहब बस एक सेकंड दे दीजिए। सुशांत सरीन साहब, क्या वकास साहब की बात को मान लेना चाहिए कि भाई पाकिस्तान का आईन ये कहता है कि हमें तो सबका ख्याल रखना चाहिए, अक़लियत यानी जो अल्पसंख्यक है हम तो उनका बड़ा ख्याल रखते हैं, इसीलिए ये लोग जो चर्च तोड़ रहे थे इनके खिलाफ भी ब्लास्फेमी की धाराएं लगा दी गई है? रुबिका देखिए, मेरे ख्याल थियोरेटिकली तो बैरिस्टर साहब जो कह रहे हैं वो बात ठीक है। जो कागजी कार्रवाई है या जो कागजों पे लिखा हुआ है वो अपनी जगह बात है। उसमें ऑफ कोर्स बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं और बहुत सारी डिस्क्रिमिनेशन भी है इनके संविधान में और इनके कानूनों में। लेकिन मेरे ख्याल से ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम ये है कि कानून लागू कैसे होता है। अब बैरिस्टर साहब ने कह तो दिया कि भाई उन्होंने भी ब्लास्फेमी की है, जो उन्होंने चर्चेस जलाए। वैसे अब आपने 44 का आंकड़ा गिना है, वो 6 तो कल इन्होंने जला दिए हैं, तो अब वो सिर्फ 38 ही बचे हैं चर्चेस। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि जिस तरीके से कानून हरकत में आता है, जिस तरीके से जो रियासत है वो हरकत में आती है, उसमें बहुत प्रॉब्लम्स हैं और वो वन साइडेड होता है सारा का सारा। वो सारा का सारा जो अक़लियतें हैं, जो माइनॉरिटीज़ हैं, उनके खिलाफ जो कानून है और जो कानून की प्रणाली है वो उनके खिलाफ काम करती है। ना सिर्फ ये, जिस तरीके की कानून व्यवस्था इन्होंने बनाई हुई है। अहमदियों की तो आपने बात की, उनको तो खैर इन्होंने बिल्कुल ही जैसे नाज़ी जूस को ट्रीट करते थे वैसे ट्रीट करते हैं। अब वही चीज के एक कानून अभी लेके आ रहे हैं, वो पारित नहीं हुआ अभी तक, लेकिन अगर वो कानून पारित हो जाता है तो जो शिया माइनॉरिटी है पाकिस्तान में, उनका भी हाल अहमदियों से कोई ज्यादा बेहतर नहीं होगा, वैसा ही हो जाएगा। क्योंकि अगर वो अपने धर्म ग्रंथों को पढ़ते हैं, अगर अपने जो उनका जो थियोलॉजी है या जो उनका डॉक्ट्रिनल स्कूल है उसके हिसाब से अगर वो चले और वो किताबें रखें या वो उन चीजों में विश्वास रखें, तो उनके ऊपर भी आप ब्लास्फेमी का कानून थोप देंगे। तो प्रॉब्लम सोशल प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम स्टेट की प्रॉब्लम है, ये कानून की प्रॉब्लम नहीं है। कानून तो अगर ब्लास्फेमी, और ये बैरिस्टर साहब ठीक कह रहे हैं
कानून सबके ऊपर सेम लागू होता है। तो अगर आप जब हिंदू लड़कियों को उठाते हो और फोर्सेबली कन्वर्ट करते हो, इनके जो जजेस हैं वो उन लड़कियों को संरक्षण देने के बजाय उनको उनके हाथ दे देती हैं जिन्होंने उनको अगवा किया है और जिन्होंने उनके साथ बलात्कार किया है, जिन्होंने उनके साथ जाति किया है, उनके हाथ में दे देती हैं। इनकी कभी भी इनकी जो आप ये कह रहे हैं कि यहाँ पर सिस्टम जो है उन लोगों के लिए काम कर रहा है जो अतिवादी हैं, जो इस तरीके के हालात जो हैं क्रिएट भी कर रहे हैं और वो चाहते हैं कि ऐसे ही हालात बने रहे। आरजू भी हमारे साथ जुड़ चुकी है। आरजू, बहुत बहुत स्वागत है आपका। ये इस तरीके की तस्वीरें देखकर कोई भी खौफजदा हो सकता है। मतलब इस कदर हमले, और एक नहीं, दो नहीं, 5-5 चर्च जो है नेस्त नाबूद कर दिए जाते हैं। यानी इस्लाम के लिए अगर कोई खतरा बनेगा तो ब्लास्फेमी, और अगर ये लोग किसी और धर्म के अल्लाह को जो है जो चाहे कर दे, उनको जो चाहे कह दे, उनके चर्च को, उनके गुरुद्वारे को तबाह नेस्त नाबूद कर दे, कोई रोकने वाला नहीं है। बिल्कुल कोई रोकने वाला नहीं है, और उसका रीजन यही है कि इन लोगों को मालूम है कि इन्हें कोई सजा नहीं होगी। ये कुछ भी कर लें, ये रिलीजन के नाम पर इनको छोड़ दिया जाएगा। अगर किसी को अरेस्ट भी किया गया तो 2-4 दिन बाद एक एक करके सब बाहर आ जाएंगे। किसी को कभी कोई सख्त सजा दी नहीं जाती है। ब्लास्फेमी लॉ एक तरह से लाइसेंस टू किल है पाकिस्तान में। किसी के ऊपर भी नाम लगा देते हैं, किसी के लिए भी कह देते हैं, उसके बाद मार देते हैं और बड़े आराम से बाहर भी निकल आते हैं, इसलिए कि उनको सपोर्ट किया जाता है और कहा जाता है कि जी ये तो रिलीजन के खिलाफ हो गया था। यहाँ पर जो है कल जो कुछ तमाशा हुआ है उसमें ये भी कहा जा रहा है कि ये जो चर्चेस थे इनकी जमीन पे कब्जा करने की भी कोशिश की जा रही थी, इस वजह से ही सारा हंगामा करवाया गया। हर तरह की बातें की जा रही हैं, लेकिन आप यही देखेंगी कि 2-4 लोगों को अरेस्ट किया जाएगा क्योंकि हंगामा बहुत ज्यादा हो गया है। तो प्राइम मिनिस्टर और कई तरफ से स्टेटमेंट्स आ गई हैं, लेकिन उसके बाद उन्हें कोई सजा नहीं होगी। अगर कोई स्ट्रिक्ट सजा दी जाती और इस तरह के लोगों को रोक लगाई जाती तो शायद ये चीज रुक जाती, लेकिन अनफॉर्चुनेटली चाहे ये एस्टैब्लिशमेंट हो, चाहे ये हमारे पॉलिटिशियंस हो या आम पब्लिक, सबका माइंडसेट इसी तरह का तालिबानी सा माइंडसेट बन चुका है, जो इस तरह के लोगों को सपोर्ट भी करते हैं और इस चीज को कोई बुरा नहीं समझते। चाहे किसी का मंदिर तोड़ दें, चाहे किसी का गुरुद्वारा तोड़ दें या चर्च तोड़ दें, इसको यहाँ पे कुछ खास अहमियत नहीं दी जाती और ना ही इस पे बात की जाती है। लेकिन इस बार क्योंकि मामला ज्यादा बढ़ गया है, हर तरफ के मीडिया में बताया जा रहा है, तो एक दिखावा किया जाएगा कि जी इन लोगों को रोका जा रहा है या फिर कुछ लोगों को अरेस्ट करेंगे और कुछ दिन बाद उनको छोड़ दिया जाएगा। ये भी गारंटी है। आरजू, कुछ बहुत महत्वपूर्ण और इम्पोर्टेंट बातें आपने बताई है। इरशाद साहब, दिखावा होगा और कुछ नहीं। ये पाकिस्तान की कट्टर फैक्ट्री पर आप लोगों की सर्जिकल स्ट्राइक कभी हो पाएगी? इतनी हिम्मत आप लोग दिखा पाएंगे? बहुत शुक्रिया जी रुबेका जी। पहले तो जो कुछ ये हुआ इसके लिए वाकई बड़ा, जो जिन लोगों ने ये किया उनको करार वाकई सजा दी जाएगी, और पूरी हुकूमत और पूरी कम्युनिटी पूरी दुनिया में जहां जहां मुसलमान, हिंदू, सिख सब इससे गमगीन है, क्योंकि ये अच्छा वाकया नहीं है। दूसरा ये है कि पूरी दुनिया में इस तरह के लोग मौजूद हैं जो इस तरह की ये हालात पैदा करने की कोशिश करते हैं और अपनी मुँह का इंशाल्लाह उनको सजाएं मिलती। मेरे प्यारे पाकिस्तान में पूरी कम्युनिटी, पूरी दुनिया की कम्युनिटी को बिल्कुल तहफ़्फ़ुज़ हासिल है। हिंदू, सिख, मुस्लिम जितनी भी मिनॉरिटीज़ हैं उनको तहफ़्फ़ुज़ हासिल। ऐसा नहीं है कि कोई कुछ भी कर दे और कुछ उसको हो ना और उसको सजा ना मिले। आप ये देखते जाइए रुबिका, इंशाल्लाह मेरा अल्लाह गवाह है इस चीज़ का कि इनको वो सजा मिलेगी कि कभी दोबारा कोई कोशिश ना करे, जुर्रत ना करे। जैसे ये फरमा रही थी आरजू काज़मी कि ये चंद लोगों को पकड़ा जाएगा, नहीं, जिन लोगों ने ये कसूर किया, जिन लोगों ने ये हरकत की, हाँ? उनको वाकई सजा मिलेगी और उनको पकड़ा जाएगा और पकड़े जा चुके हैं। मेरी हुकूमत की पूरी मशीनरी, मेरे बता चुके हैं कि कौन-कौन पकड़ा गया है, उनके ऊपर कौन-कौन से केसेस के तहत मामला दर्ज किया गया है। लेकिन इरशाद साहब, थोड़ा तो मतलब लिहाज रखिए ना। आप पूरे देश के सामने, न सिर्फ आप, नहीं, पूरे हिंदुस्तान के सामने और पाकिस्तान के सामने कैसे झूठ बोल सकते हैं आप कि यहाँ पर अक़लियत का ख्याल रखा जाता है? रियली सर, बिल्कुल आपके यहाँ पर अक़लियत का ख्याल रखा जाता है। छोटी हिंदू बच्चियों को निकाह करके उनको कन्वर्जन के उस आग में धकेल दिया जाता है। अभी सुशांत साहब बता रहे थे कि कैसे आपके यहाँ पर जजेस भी जो हैं उन बच्चियों के साथ खड़े नजर नहीं आते हैं। इरशाद साहब सुनिए, पहले तो एक तो हिम्मत रखिए सुनने की, हिम्मत रखिए सुनने की। इरशाद साहब, मैं नहीं सुनूंगा। क्यों नहीं सुनेंगे? मैं आपको सच्चाई से रूबरू करवा रही हूँ, तो आप नहीं सुनेंगे?
नहीं, आप जब गलत बोलेंगी तो मैं कैसे सुनूंगा? अच्छा मुझे उस ये जज को बताइए, सजा दी ओके गई है, मुझे उसकी गलत बेगम साबित को कीजिए कैद किया गया है। मुझे गलत साबित जी, मुझे कीजिए आप। बताइए। मुझे गलत साबित कीजिए जी, जी। मुझे गलत जी, साबित बोलिए। कीजिए। क्या आपके यहाँ हिंदू बच्चियों को शादी करके कन्वर्ट नहीं करवाया जाता इस्लाम में, हाँ के ना? क्या आपके देखिए, यहाँ मंदिरों को मैं- तोड़ा आप- नहीं जाता है, हाँ के ना? क्या आपके यहाँ बस पर सुने। सिखों की पिटाई होती है कि नहीं, हाँ के ना? क्या आपके यहाँ एक के अब आप बाद सुने। एक चर्च तोड़कर नाराय तकबीर अल्लाह अकबर लगाया जाता है कि नहीं लगाया जाता है, हाँ के ना? इरशाद साहब 4 सवाल, हाँ के ना? चार सवाल आपने किया, जरा सुनिए। अब जरा हौसले से सुनिएगा, क्योंकि आप लोग शोर बहुत डालते हैं जब दुम पे पाँव आते हैं आप लोगों की। मैं ये कहूंगा कि पहले तो ये है कि जो ये आप कह रही हैं कि हिंदू बच्चियों और सिख बच्चियों को जबरदस्ती मुसलमान किया जाता है और उनसे जबरदस्ती शादी की जाती है, ये सब झूठ है, आप लोगों का प्रोपेगेंडा। दूसरी बात यह है, जो बच्चियां खुद से कोई लड़कों से मोहब्बत कर लें, जैसे आपकी हिंदू लड़की आई, ये जो पूजा आपकी आई हुई है, ये अपनी मर्जी से आई है हिंदुस्तान से, इसको जबरदस्ती मुसलमान तो पूजा नहीं की किया आप बात लोगों ने। नहीं कर ये रही हूँ। एक जवाब मैं ये छोटी बच्चियों मैं की बात आपको कर रही हिंदू हूँ। लड़की की बात कर रहा हूँ, मैं और लड़की की छोटी बात कर रहा बच्चियां हूँ। जो आप है कह रही 60-60 साल जबरदस्ती। के बुजुर्गों आप से जरा मोहब्बत करेंगी। सुन ले रूबिका, हैं? सुन ले, आप सुने, हौसला नहीं है ना सुनने का, आप सुने। एक बात मैंने मिसाल दी आपको कि आपकी हिंदू लड़की को जबरदस्ती लाए हम यहाँ, वो मुस्लिम हो गई कि हाँ के ना? आप बताइए, पहले हुई मुस्लिम? आप बात करती हैं आप कि हम अंदर गिराते हैं। इरशाद साहब, आपने क्या हमारी मोहब्बत में सब मस्जिद गिराई कि जायज नहीं है। गिराई? पूजा आए कि बिल्कुल जायज संगीता है। आए कि मोहब्बत शिल्पा और आए, जंग में हर चीज मोहब्बत जायज में है। आ रही है, आ मैं ये जाए, कह रहा उनको हूं- पता लग जाएगा ये 4 दिन की आपकी जो मोहब्बत है ना, अभी तो बिरयानी खिला रहे हैं और हमें भी पता है बाद में सबसे पहले नहीं, बुर्का उड़ाएंगे, उसके बाद उसका घर से निकलना बंद करेंगे और उसके बाद उसको हर वो चीज में धकेलने की कोशिश करेंगे जहां एक औरत डरती है। प्लीज प्लीज सर, डू नॉट टेल मी दिस, मत बताइए, ये मुझे पता है, सब दिख रहा है। वो जिस लड़की की आप बात कर रहे हैं ना, यहाँ से निकली थी, यहाँ से जब निकली थी तब जीन्स पैंट में निकली थी, वहां पहुंचते पहुंचते उसके हाथ में दुपट्टा आ गया है, अगले दिन बुरके में दिखाई दे रही थी। न जाने अब और कितना आप उस लड़की पर जो है परेशान करेंगे उसे, मुझे कहना ही नहीं है सर, मैं जानती हूँ ना क्या हालत है वहाँ के, पूछ लीजिए आप, आरजू खुद बैठी हुई है यहाँ पर। केपी की खवातीन शटल काक बुरका लेती है, उसको तो शटल काक पहनाया नहीं अभी। तो बात यह है कि आप जो गैरत, क्या जो क्या क्या मामलात, वापस जो बोलिएगा, हमारा मैं सुन कल्चर नहीं है, पाई, क्या क्या? हमारी खवातीन हमारी शटल काक बुरका लेती हैं, जिसमें सुराखों में से नजर आता है, वो भी बुरका है, उसको वो नहीं पहनाया हमने। वो चूंकि थोड़ा एडवांस है बच्ची, तो उनको एडवांस फैमिली में गई है, उसको चादर दी है, उसको अबाया दिया है, तो ये कोई बेइज्जती की बात नहीं है, इज्जत की बात है। आरज़ू को भी पता है, बुरका नहीं एहसान पहनाया नहीं है। कर, तो वो कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ एडवांस ऐसा पठानों है में गई है, शाह साहब, उसको अबाया दिया गया है। ड्यू रिस्पेक्ट, ऐसा है शाह मुज़ाफ़ाती इलाके में हमारे पठान हैं, यहाँ वो दो शटल औरतें कॉक आपके पहनते हैं। सामने बैठी है, मैं कुछ कह सकती अगर हूँ, आपको मैं सच कुछ में ही कह पर्दा सकती हूँ। करना है तो वो शटल कॉक बुरका में आपको पेश नजर करती हूँ। हमारा कल्चर, ठीक है, जहाँ आप जो अपनी कल्चर है आंखों वो पर वो है। शटल कॉक बुरका डाल दीजिएगा, महिलाओं पर इस तरीके से नहीं, अत्याचार डाल मत कीजिए, दीजिएगा, रहने दीजिए। लेकिन जो कल्चर आरजू जहाँ काज़मी गया, कुछ उसको कहना आप चाह बदल रही नहीं हैं, सकते। गिव मी आप सम तो टाइम कहने सर, पे गिव मी हमारे सम कल्चर को नहीं टाइम, आरजू बदलेंगे। काज़मी गिव मी सम टाइम सर। प्लीज जस्ट 30 सेकंड्स। यहाँ पर जो हिंदू बच्चियों की बात की जा रही है, जो मियाँ मिट्टू उठा के ले जाते आपने हैं, पूरा वो मेरा 9 सवाल का साल की, जवाब नहीं 12 सुना साल आपने की, 9 साल की, 12 साल की, 13 साल की बच्चियों को उठा के ले जाते हैं। उस उम्र की बच्चियां क्या ये फैसला कर सकती हैं कि उन्हें किसी से प्यार हुआ है? बिल्कुल गलत बात है। 1000 से ज्यादा बच्चियां जो है साल में उठा के ले जाई जाती है, जबरदस्ती उनका रिलीजन चेंज करवाते हैं, शादियां करवाते हैं, माँ बाप से मिलने नहीं देते। बहुत से केसेस मैं पर्सनली जानती हूँ, मेरे पास उनके नंबर्स भी हैं, बात भी होती है उन लोगों से, जो बेचारे दुआइयां दे रहे होते हैं कि हमें लॉयर करा दें, हमारे पास लॉयर भी भाग जाता है उनका। सुशांत सरीन साहब भी कुछ कहना चाह रहे हैं, लेकिन उससे पहले जनरल सिवाच, इस वक्त जो पाकिस्तान में हो रहा है वो क्या है? घर में नहीं दाने, पाकिस्तान चला भुनाने, यही हालात हैं। बिल्कुल, देखो रूबिका, सच्चाई तो ये है कि जब पाकिस्तान बना था तो वहां पर 23% हिंदू, सिख, क्रिश्चियन और पारसी थे। आज वो घट के 2% के करीब रह गए। तो वो गए कहाँ? या तो उनको मार दिया गया, या वहां से भाग गए, या वो कन्वर्ट हो गए। और जो अहमदिया थे भारत के अंदर, जो कि सबसे फोर फ्रंट थे कि उनको पाकिस्तान चाहिए, वो पाकिस्तान तो पहुंच गए, मगर कुछ एक सालों में उनको नॉन मुस्लिम बना दिया।
और शिया जो है उसको आप बिल्कुल सेकंड क्लास सिटीजन मानते हैं। सच्चाई यह है पाकिस्तान के अंदर जो माइनॉरिटीज की हालात बहुत खराब है, ये कोई सच बात है। और अब जो एक्शन हो रहा है, क्योंकि अब जब चर्चेस को बर्बाद किया जा रहा है तो अमेरिका का बहुत प्रेशर है, और जो इनका सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एंटनी ब्लिंकन उसने इनको वार्निंग दी है, तो अब ये कुछ एक्शन लेने लगे हैं। सच्चाई ये है कि ननकाना साहिब का जो ग्रंथी था उसकी लड़की भी उठा लगे थे, ये बच्चियों को उठा के उसकी शादी करा देते हैं और फिर कहते हैं, और जब कोर्ट में ले जाते हैं तो कहते हैं कि कोर्ट में बोल दिया उसने अपनी मर्जी से भागा है। 12 साल 13 साल की बच्चियों को ये कन्वर्ट करा देते हैं। तो सच्चाई यह है कि वो 23% से 2% कैसे रह गए। भारत के अंदर जो मुसलमान थे 15% थे जब देश आजाद हुआ, आज वो 18% है। सच्चाई यह है कि पाकिस्तान को झांक के देखना चाहिए, माइनॉरिटीज की हालात बहुत खराब है। अगर वो ऐसे ट्रीट करते रहेंगे तो अगले 10 साल में उनके अंदर कोई माइनॉरिटी नहीं रह जाएगी, सभी तो वो तो चाहते ही नहीं है, क्रिश्चियन और चाहते कहाँ हैं? बैरिस्टर वकास, आप मुझे शरीफ इंसान लग रहे हैं, हो सकता है आप चाहते हो, पर मेजॉरिटी कहाँ चाहती है? वहां जो इन अतिवादियों का, ये जो एक्सट्रीमिस्ट है जिनका राज चलता है, वो कहाँ चाहते हैं? वो तो चाहते हैं कि सबके सब मुसलमान बन जाएं। और वहां इमरान खान जाकर यूएन में बड़ी बड़ी बातें करते हैं, इस्लामोफोबिया। और ये कौन सा फोबिया है? देखिए, मैंने अगर आपको पहले इन चीज़ों का हवाला कैटेगोरिकली दे दिया अगर, तो हमने इन लोगों के खिलाफ जो है वो क्रिमिनल एक्शन ना लिया हो, इनके खिलाफ केसेस इंदराज ना किए, और जो इसने अभी एक आपके पैनलिस्ट बात कर रही थी कि पाकिस्तान में जो है वो वक्त एक्शन लेती है, उसके बाद सजाएं नहीं होती। प्रिंथा नाथ का जो एक श्रीलंकन शहरी था जिसको जलाया गया था, 73 लोगों को उसमें कैपिटल पनिशमेंट दी गई है और सजाए मौत भी सुनाई गई है, और उन लोगों में से कुछ लोगों की सजाए मौत जो है कन्फर्मेशन के लिए हाई कोर्ट में भेज दी गई है। आप ये कैसे कह सकते हैं कि जो लोग गलत करते हैं हम उनकी पुष्ट बनाई के लिए खड़े हैं? जिन लोगों ने ये साने के अंदर गलत किया हम उसको कंडेम करते हैं, हम उसकी मजम्मत करते हैं और कानूनी तौर पर, आईनी तौर पर उनकी मरम्मत करना चाहते हैं। उन लोगों में से कुछ लोगों को गिरफ्तार कर भी लिया गया है, दे आर बिहाइंड दी बार, और उन लोगों के खिलाफ क्रिमिनल केसेस रजिस्टर हो चुके, कोर्ट्स के अंदर उनको सजाएं भी दी जाएगी, जो कि हमारे कानून के अंदर करार वाकया है। जहां तक आपने 12 पाकिस्तान को लेबल किया कि पाकिस्तान में क्रिश्चियनिटी कितने वाकया, आप अपने 2022 से 23 की रिपोर्ट को उठा के लेके 400 से ज्यादा वाकये तो हिंदुस्तान की 23 स्टेट्स के अंदर हो चुके हैं। 12 एक वाकये को, अगर हम मणिपुर के एक वाकये को सामने रख के हिंदुस्तान को जो रेपिस्ट करार दिए थे, तो मेरे ख्याल में ये चीज जो है वो जुल्म होगा आप लोगों के साथ। इसी तरह एक वाकये को पाकिस्तान के साथ अगर हम लेबल कर मणिपुर को तो कंपेयर करने की कोशिश मत कीजिए, यू डू नॉट अंडरस्टैंड। पाकिस्तान के अंदर लोगों के जज्बात की तमील की जाती है, तो ये भी गलत होगा। पाकिस्तान में बैठकर मणिपुर की सिचुएशन को आप नहीं समझ सकते हैं। तो जब आपकी तरफ आती है बात तो मत छेड़े, हमारे मुल्क में कोई बात हो तो सुशांत मत छेड़े आप। ये इसे कहते हैं डिनायल मोड, इसे कहते हैं फॉरेन डिफेंसिव टैक्टिक्स का इस्तेमाल करना शुरू कर लीजिए। मैं बताती हूँ ना आपको, अभी आपको सुशांत समझाएंगे। सर रुकिए, हौसला रखिए, रुकिए। पहले मेरी बात तो आप मुकम्मल कर रहे थे, आपने मुझे बीच में टोक दिया। देखिए मेरी बात, मुझे लास्ट एक बात करने दीजिए। देखिए हमने एक वाकये की बेस पे इरशाद साहब रुक जाइए लेबल नहीं किया। बैरिस्टर साहब, मैंने सुना ना आपकी बात, आपकी गलतफहमी तो दूर कर लूं। पहले आपने कहा कि हम मजम्मत करते हैं, हमारा आइन बड़ा स्ट्रांग है, आपके वाकये मैं बता देता हूं, फिर मणिपुर का आपने जिक्र किया, आप जवाब भी तो ले लीजिए। सुशांत सरीन। रूबिका, एक वाक्य की बात जो कर रहे हैं बैरिस्टर साहब, वो बिल्कुल बात ठीक है। एक वाक्य से आप सारा एक वो नहीं बना सकते, क्योंकि अगर एक वाक्य की बात हो तो मैं एक और इनको अभी बता देता हूँ जो कल इन्होंने किया खैरपुर में। इनके एक जो पीर साहब, बहुत बड़े धर्म गुरु हैं वहां पर, बहुत बड़े सूफी, हमारे यहाँ पर तो सूफियों को पता नहीं क्या माना जाता है, 10 साल की लड़की के साथ बलात्कार कर रहे थे और उसको कत्ल कर दिया गया था। उसी में उसकी मौत हो गई है। किसी के सर पर जू नहीं रेंगती वहां पर। इनके नाम मीडिया में, हमारे यहाँ पर मणिपुर में जो कुछ हुआ वो हुआ, उस पर भी मैं आ जाता हूँ एक सेकेंड में। लेकिन उस पर कितना विवाद हुआ, आपके पार्लियामेंट में कितना उस पर शोर मचा, आपकी जनमानस में उस पर कितना शोर मचा, आपकी सरकार के ऊपर कितना दबाव डाला गया। मैं देखना चाहता हूं कि यहाँ पर कितना दबाव डाला जाता है, पहली बात। दूसरी बात, और मैं पाकिस्तानियों से भारत इसलिए नहीं डिस्कस करना चाहता क्योंकि इनकी इंफॉर्मेशन इतनी खराब होती है। इनको ये पता होना चाहिए कि मणिपुर में वायलेंस शुरू कैसे हुआ और किसने शुरू किया। वो एक अकलियती कम्युनिटी थी, क्रिश्चियन कुकी जो थे, उन्होंने वो सारा वायलेंस शुरू किया था और उसके बाद वो आग भड़क गई थी। लेकिन मैं एक और
बड़े बुनियादी मुद्दे पे आना चाहता हूं, जो ये अभी इतनी हमारे को फलसफा बताया गया ना संविधान का, पाकिस्तान का और बहुत सारा कुछ। मुझे कोई ये समझाए कि पाकिस्तान में अगर सब लोग एक सामान्य हैं संविधान के तहत, तो किसी को आप नॉन मुस्लिम क्यों डिक्लेयर करते हैं? उससे क्या फर्क पड़ता है अगर वो नॉन मुस्लिम हो जाता है? अगर फर्क पड़ता है तभी आप डिक्लेयर करते हैं ना अहमदियों को, तभी आप उनकी जाके उनकी जो इबादत गाहें हैं आप उनको गिराते हो, उनकी मस्जिदों को गिराते हो, उनकी मस्जिदों के ऊपर आप हमला करते हो, उनके लोगों को आप मारते हो, उनको दिन दिहाड़े आप कत्ल करते हो। वो दुकान खोलते हैं तो आप लोग बॉयकॉट अनाउंस करते हो कि ये अहमदी का सामान है इसलिए खरीदना नहीं है। वो अगर मुसलमान होता तो आप ये करते? वो गैर मुस्लिम, आप जब किसी को, हमारे यहां पर रूबिका आपको याद होना चाहिए, जब अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार थी तो कुछ जो मुस्लिम कट्टरपंथी संगठन है भारत के अंदर, उन्होंने ये एक डिमांड रखी थी कि अहमदियों को भारत में नॉन मुस्लिम डिक्लेयर किया जाए। भारत सरकार ने पोजीशन ये ली थी कि किसी का क्या मजहब है इससे सरकार का कोई सरोकार नहीं है। आप उनको नहीं मानते, ये आपकी प्रॉब्लम है। भारत सरकार किसी को मुस्लिम, गैर मुस्लिम, हिंदू, ईसाई कुछ डिक्लेयर नहीं करेगी। जो आदमी जो है वो वही रहेगा। इनकी यहाँ पर आप क्यों गैर मुस्लिम? कितना बड़ा झूठ बोल रहे हैं आप। ऑब्वियसली जैसे ही वो गैर मुस्लिम हो जाता है उसके बहुत सारे हुकूक जो हैं वो खत्म हो जाते हैं, इसीलिए आप गैर मुस्लिम डिक्लेयर करते हैं। हमें बोलने नहीं देंगे। मालूम है कि जब हम बोलेंगे आपकी चीखें निकलेंगी। यार देखिए तारीख का इतना बड़ा झूठ आपको बोलना और मेरा सुनना, मुझे कान बंद कर देने चाहिए जब इतना बड़ा झूठ आप बोल रहे हैं। आप मुझे ये बताइए 30 करोड़ दलित जो हैं उनके साथ क्या सलूक कर रहे हैं आप? मुझे बताइए। दलित, मैं बताता हूँ क्या सलूक कर रहे हैं, मैं बताता हूँ क्या, मैं बताता हूँ ना, सुनना चाहता है कर रहे हैं। मुसलमानों को किस तरह मार रहे हैं आप? आपको शर्म नहीं आती झूठ बोलते हुए अपने नेशनल चैनल पे बैठ करके? आप इतनी बड़ी तकरीर कर रहे हैं, पाकिस्तान की बात करते हैं, आपको शर्म आनी चाहिए। हाँ मैं बताता हूँ तेरे को क्या करते हैं, मैं बताता हूँ। बोल रहे हैं, शर्म नहीं आती इनको ये नहीं, इतनी शर्म नहीं है रूबिका, इनकी टेलीविजन पर और इनके जनमानस पर इस तरह की भाषा का इस्तेमाल होता है दलितों के खिलाफ, गिरफ्तार किया सजाएं मिलेंगी। तबके के खिलाफ। अगर भारत में इरशाद साहब, इरशाद साहब, इरशाद साहब, इरशाद साहब, इरशाद साहब, सुशांत जी एक सेकंड, इरशाद साहब, इरशाद साहब रुकिए, मैं आपको पूरा मौका दूंगी, पूरा मौका दूंगी। ये जाहिल आदमी की मैं क्यों? नहीं, आप इस तरीके की दोनों एक दूसरे के लिए ये भाषा इस्तेमाल नहीं करेंगे। दोनों रुक जाइए, दोनों रुक जाइए, हम बहुत सीरियस लेवल पर डिस्कशन कर रहे हैं। इरशाद साहब सुनिए, फैक्ट्स एंड फिगर्स स्टेट हो रहे हैं यहाँ पर। आप यहाँ पर सनी देओल बनने की कोशिश मत कीजिए, नहीं बन पाएंगे। आप वाला स्टेटस जो है वो हैंडपंप का ही रहेगा। रुक जाइए, अभी रुक जाइए, सनी देओल नहीं बनेंगे आप, अभी रुकिए। आपने कहा आप रुकिए, दोनों को मैं स्क्रीन पर एक के लिए हटा रही हूं। मैं नहीं चाहती हूं कि यहां पर ऐसी कोई भी बात हो जो हम लोग हद क्रॉस कर जाए। प्लीज थोड़ा सा अपने गुस्से को शांत कीजिए। इरशाद साहब आप भी मेरे मेहमान हैं, सुशांत साहब भी मेरे मेहमान हैं। आप दोनों एक सेकंड के लिए अपने गुस्से को शांत कीजिए ताकि हम दोबारा इस पर डिस्कशन कर सके। मैंने पाकिस्तान के चैनल पर देखा है, कुर्सियां उठा कर मार लेते हैं। मैं यहाँ नहीं होता है, मैं नहीं चाहती हूँ। इरशाद साहब आप मेरे साथ बहुत दफा डिबेट कर चुके हैं। इरशाद साहब आप मेरे साथ बहुत मर्तबा डिबेट कर चुके हैं। आप जानते हैं यहाँ आप मेरे मेहमान हैं, मैं आपकी पूरी इज्जत करूंगा। आपका शुक्रिया, ठीक है। हम भी मेहमान की हैसियत से आपके साथ हैं, लेकिन आप ऐसा मत कहिए ना कि आपको शर्म आ जाएगी, आपको ये हो जाएगा, आपको वो हो जाएगा। आप फैक्ट्स रखिए जैसे बैरिस्टर साहब रख रहे हैं, जैसे आरजू काजमी रख रही है। उन फैक्ट्स पर हम बात करेंगे तो थोड़ा समझ में लोगों को आएगा ना। उसको आप कहेंगे बहुत अच्छा है। जो सुशांत सरीन कह रहे हैं उसमें क्या गलत है, मुझे बता दीजिए। क्या आपके यहाँ पर दलितों को, हमारे यहाँ दलितों को कोई और शब्द अगर मैं बोल दूं या सुशांत साहब बोल दे या फिर जनरल सिवाज बोल दे, हमें जेल हो जाएगी, कोई सुनवाई नहीं है। पहले आप दलितों का सम्मान करेंगे, सर आंखों पर वो रहना चाहिए। आपके यहाँ पर क्या ऐसे ट्रीट किया जाता है? आरजू काजमी, टेल मी द ट्रूथ मैम। हमारे यहाँ अकलियतों से मोहब्बत की जाती है। ये अभी मेरी बात सुनिए, झूठ इरशाद साहब, झूठ। एक सेकंड, ये कितनी आजादी से देखे पाकिस्तान के खिलाफ बोलती हैं। इनको किसी एजेंसी ने, किसी पुलिस ने आके तंग किया?
ये अहले तशी है, वो कह रहे थे अहले तशी को आजादी नहीं है। ऐसा है, आप जो काजमी एक से सेकंड सुन पूछिए, लीजिए इरशाद इनको साहब, कितनी अब मेरी इज्जत बात हासिल सुन है, लीजिए आप आप। मुझे बात करने दें। बात करने इरशाद दीजिए साहब, ये आप पूरा यहाँ सवाल बात तो पर है। करने नहीं दे रहे हैं और कह रहे हैं कि वहाँ आरजू जो है वहाँ पे सेफ रह पा रही होंगी। मुझे तो फिक्र है मेरी बहन की। अच्छा, आपकी मैं बातों ये से लग बता रहा है दूं कि अहमदियाज की जो बात की जा रही थी, बिल्कुल पाकिस्तान के उनका खिलाफ यहाँ किसी ने पर अब रुकिए कुछ दिन इरशाद पहले साहब, भी आरजू बात वीडियो आई करेंगी। थी। देखिए, कुछ दिन पहले भी एक वीडियो आई थी, उसमें अहमदियाज की जो कंपनी है शेजान, उसकी बॉटल्स गटर में फेंकी जा रही थी और ये कहा जा रहा था कि उनके साथ कोई किस्म का कारोबार ना किया जाए। सिर्फ यहीं तक नहीं है, वो उनके ग्रेवयार्ड तोड़ देते हैं, जाकर उनकी कब्रों को तोड़ देते हैं, उनको मरने के बाद भी चैन से रहने नहीं दिया जाता। और वहां यहाँ पे माइनॉरिटी का बहुत बुरा हाल है, ये मैं बिल्कुल पूरे दावे के साथ कह झूठ रही हूँ। बोलते कि चाहे जुबान नहीं पकड़ चाहे वो सकते। हिंदू कम्युनिटी मैं हो, किसी चाहे को नहीं पकड़ क्रिश्चियन सकता हो, जुबान। सबकी बच्चियों को उठा के ले जाते हैं। मेरे पास लिस्ट है रुबिका, मैं आपके साथ ऐसा शेयर नहीं कर है, सकती आप हूँ। झूठ मत आप बोलो, डायरेक्टली उन झूठ लोगों मत से बोलो। बात जो कर बच्ची सकती अपनी हैं। मर्जी से ये जाके बेचारे जो किसी है से ये शादी सच करती नहीं है तो बोल उसमें सकते। कोई जुल्म नहीं है। ये कोई शादी नहीं हो रही सर। आपको ये 9 साल बताओ, की बच्ची, 12 ये साल अभी की बात बच्ची कर की रहे शादी थे। नहीं होती अभी है। ये बात 9 2 और साल 12 की साल की बच्ची से बच्चियां शादी हो नहीं शादियां सकती, नहीं आप तो करती क्या हैं। बात कर रही और हो? अहमदियाज और का ग्रेवयार्ड कितनी और बार डॉक्टर तोड़ा गया है साहब, 9 पाकिस्तान साल में। की यहाँ पर एक तमाशा लगा हुआ है और हर बार आके अगर काम कर पूरे धड़ल्ले के साथ लोग फुल झूठ सजाए बोल के जाते हैं। और अब ये नहीं क्यों झूठ समझते बोलती हो सोशल आप? मीडिया का जमाना है, हर खबर हर आप हर झूठ बोलती इंसान हो तक बैठ करके पहुंच चैनल जाती पर। है। अब आप पहले की तरह झूठ नहीं बोल सकते। जब सिर्फ एक सरकारी टीवी आता था और उस पे जो खबर आती झूठ थी वही झूठ ये लोगों तक देखिए, होती अभी थी। इनके साहब और बोल रहे थे यही कि वजह है अहले कि तशीर लोग की यहाँ जान से अजाद में भागने आई लगे है। हैं। मुझे ये बहुत से बताइए कि लोगों को तो आपको हमने कभी कलमा किसी ने पढ़ा दिया, तंग जो किया बच है? गए वो बेचारे कहीं ना कहीं किसी दूसरी कंट्री में भागने की कोशिशें कर रहे होते हैं। मेरे पास पूरा एक व्हाट्सएप ग्रुप बना ऐसा हुआ नहीं है होता। जिसमें मेरा नंबर ऐड किया आरजू गया है और वो आरजू माइनॉरिटीज चंद के लोग लोग होते हैं हैं। और वो बेचारे हर वहां पर हर अपने कौम में, प्रॉब्लम्स हर बताते नस्ल रहते हैं। में, किसी की हर बेटी मुल्क को उठा के में, ले गए, हर किसी मुल्क की बहन में को उठा के ले दहशतगर्द गए, टाइप किसी लोग की होते जमीन हैं पे जो कब्जा जुल्म कर कर लिया है। एक लोगों का जीना हराम करके रखा है और शर्म नहीं आती है। आप चर्च तोड़े, 2-4 दिन बात होगी, उसके बाद हम फिर किसी नए वाकये का इंतजार करेंगे और मुझे नहीं, ऐसा यकीन है नहीं है। जरूर होगा। और ऐसा हम नहीं फिर है। यहाँ बैठ के ऐसा रुबिका नहीं को है। कह रहे होंगे कुछ नहीं हो रहा जी, सब कुछ खैरियत है। हाँ तो वही तो कह रहे हैं, इरशाद साहब तो कह रहे हैं सब कुछ रुबिका, है, सब बढ़िया है। मैं आइए ही कह टिकट रहा हूँ, लीजिए, सबको सजाएं मिलेंगी। घूमने मैं भी आइए कह रहा हूँ, पाकिस्तान में। हम बड़े अमेरिका गमगीन हैं, जैसे हालात है। पूरी नहीं दुनिया में रहने इरशाद वाले साहब, मुस्लिम गमगीन है। यहाँ पर टूरिज्म की बहार है आपके यहाँ पर इरशाद साहब, है ना? आप सुनिए जरा। यूएस से मुझे है ना 2 मिनट आपका दीजिएगा। पाकिस्तान? तो मैं जब भी बोलता हूँ बिल्कुल मोहब्बत करते हैं लोग और पूरी दुनिया से आते हैं इस मुल्क में। चंद लोग हैं आरजू काजमी जैसे जो मेरे मुल्क के खिलाफ जहर उगलते हैं। और ये देखें, अभी ये सुशांत साहब फरमा रहे थे कि अहले तशी बड़ी मुश्किल में। अहले तशी हम हमारे भाई हैं, हमारी बहनें हैं, हमारी माएँ हैं। अब ये आरजू काजमी के बारे में मैं कह रहा था, ये अहले तशी हैं, इनसे पूछिए कितनी इज्जत कितने मान से रह रही है पाकिस्तान में। ये पाकिस्तान के खिलाफ जहर उगलती है, इन्हें कभी किसी ने पूछा पाकिस्तान है? के खिलाफ और जहर दूसरी नहीं बात उगलती ये- है, और वो दूसरी बात ये कट्टरपंथियों के बिल्कुल खिलाफ उगलती है। जहर उगलती ये है। मेरे इदारों के आज खिलाफ तक बोलती है, आपने इमरान खान की पाकिस्तान तरह। के खिलाफ इमरान खान को इस पकड़ा औरत कि के जिसको आजाद जुबान रखा से हुआ है, कुछ जहर नहीं ये उगलते हुए बोलती है देखा कि हो। आजाद मैं है, आपको चैलेंज करती हूँ, आजाद है। आरजू काजमी पाकिस्तान के खिलाफ जहर नहीं उगलती है, वो उन लोगों के खिलाफ जहर उगलती है जो पाकिस्तान को बदनाम कर रहे हैं। समझे आप इरशाद साहब? और पाकिस्तान को कौन बदनाम कर रहा है? आप जैसे लोग बदनाम कर रहे हैं, आतंकवादी बदनाम कर रहे हैं। वो लोग कर रहे हैं जो जाकर चर्च तोड़ाते हैं, 9-9, 12-12 साल की बच्चियों को जो अगवा करके ले जाते हैं। हर रोज इरशाद साहब मानिए ना, दहशतगर्द भी मारे जा रहे हैं, जो इंसानियत के खिलाफ हैं वो भी मारे जा रहे हैं, जो कम्युनिटी के खिलाफ बात करते हैं वो भी मारे जा रहे हैं, जो माइनॉरिटी के खिलाफ काम कर रहे हैं उनको भी पकड़ा जा रहा है, उनको सजाएं दी जा रही हैं। दूसरी बात आप जज साहब की कर रहे थे कि जजों को कुछ नहीं होता। जिस जज की बीवी ने बच्ची किया, मुझे बताइए पाकिस्तान में इस वक्त कितने हिंदू हैं, कितने सिख हैं, कितने अहमदिया हैं, बताइए मुझे। और आए थे तब कितने थे? जो मेरी बात सुने, पहले जवाब दीजिए। इसमें मैं बता रहा हूँ, अगर 2% है, 4% है, 5% है, अगर 2%, 4% नहीं। इरशाद अहमद साहब जवाब दीजिए, कितने परसेंट आए थे आपके यहाँ पर हिंदू? मैं जवाब दे रहा हूँ। मैं ज्यादा बात ही नहीं करता कम्युनिटी की, मैं अपनी बात कर लेता हूँ। अपनी बात मत कीजिए, पहले ये बताइए कितने परसेंट हिंदू पाकिस्तान आए थे? इरशाद साहब को स्क्रीन पर लाइए, कितने परसेंट हिंदू आए थे पाकिस्तान में? देखो रुबिका मेरी बात इरशाद साहब पहले बताइए कितने परसेंट हिंदू आए थे पाकिस्तान में आजाद जब हुआ था आपका पाकिस्तान? मैं कितने कह रहा परसेंट हूँ आए थे? जब पाकिस्तान आजाद हुआ था, हम तो खुद पाकिस्तान खुद से महाजर होकर के आए थे। मैं क्या बात बताऊं? अरे प्रिय महाजर जी, ये बताइए ना, हिंदू कितने थे उस वक्त?
ये मैं मेरा बताऊं प्यारा आपको, पाकिस्तान है। 23%, 40%, 23% हिंदू नहीं, आपके नहीं। यहाँ पर आए थे। क्या हालत कर दी 23% आपने थे, तो हिंदुओं अभी की? भी- कितने अभी रह कुछ गए नहीं किया, इरशाद साहब? कुछ नहीं किया हमने। अभी कितने हैं मैं हिंदू आपसे बताइए? आप सवाल करिए, मुझे जवाब सुने। पाकिस्तान में मैं अभी ये कह रहा कितने हूं, हिंदू इंसान हैं खूब से बताइए ना? खूब से खूबतर की तलाश में रहता है इंसान। उन्होंने कितने? माइग्रेशन की है, कोई अमेरिका गया, कोई 23% से 8% 1.6, 23% से देखिए, 2% हो जाते जी, हैं, बिल्कुल। 1.5%। खूब से खूब कहाँ की गए तलाश बाकी? में लोग निकले। कहाँ गए? कोई कनाडा 22% गया, कहाँ कोई गए? अमेरिका गया। क्यों? आपके पास फिर भी नहीं आया कोई, हिंदुस्तान फिर अरे भी मैं नहीं पसंद बताऊं किया आपको, उन्होंने। कोई हमारे कनाडा यहाँ पर गया, कितने कोई परसेंट अमेरिका आए गया, थे कोई ब्रिटेन और गया, आज की तारीख में कोई कितने दुबई परसेंट गया, हैं? कोई कहीं गया। तो आपका मुल्क कितना बड़ा था ये देखें, आए नहीं थे आपके। अरे आप तो कह रहे हैं मेरे मुल्क में कोई नहीं आया था। आप जिससे बात कर रहे हैं ना, वो भी फख्र से कहती है कि मैं हिंदुस्तानी मुसलमान हूँ और शुक्र करती हूँ अपने परदादाओं का कि इस सरजमी को इस वक्त उन्होंने चुना, वरना क्या हाल होता वहां पर। आरजू काजमी मेरी बहन का क्या हाल है मैं जानती हूँ। आप लोग दिन रात उस औरत को कोसते रहते हैं, क्यों? क्योंकि वो सच का साथ देती है। बैरिस्टर साहब मुस्कुरा रहे हैं, बैरिस्टर साहब मुस्कुराइए मत, दैट्स द ट्रूथ। बैरिस्टर साहब को सच अच्छा लग रहा है। बैरिस्टर साहब आपको कुछ कह नहीं रहे थे, वो आप लोगों का झूठ सुन रहे थे। मेरी आदत है, मैं झूठ नहीं सुनता हूँ। आपकी आदत है, अलावा झूठ के आप कुछ उगलते नहीं है। इरशाद साहब प्लीज करेक्ट कीजिए अपने सेंटेंस को। कभी झूठ नहीं सुनूंगा, कभी बैठ करके सुनूंगा नहीं, कभी बिल्कुल, सच मैं बोलूंगा नहीं, सच्चे को सुनूंगा, कभी सच बोलूंगा मैं नहीं। बोलता हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह। ये आपने और जो बात आप कर रही हैं अहद किया कि हुआ है। कितने परसेंट हिंदू आए, आप मेरी बात सुने रुबिका, वो आप कह रहे हैं कितने परसेंट हिंदू आए। आप ये देखिए हाँ। कि हिंदू पाक एक ही खित्ता था, हमें छोटा सा पोर्शन दिया गया। हमारे साथ उस वक्त भी जुल्म किया गया पार्टीशन के वक्त। हम लोग तो वो जो देखें, इत्तू सा पोर्शन दिया है ना इरशाद साहब, वो इत्तू सा तो आपसे संभल नहीं पा रहा है। वो आज हाँ, वो इत्तू सा पोर्शन तो आपसे संभल नहीं पा रहा है। हालत इतनी खराब कर दी है आप लोगों ने उस इत्तू से पोर्शन को। 77 साल में जहन्नुम का टुकड़ा बना के रख दिया है। पेट्रोल बेच रहे 290 रुपए लीटर, डीजल बेच रहे 293 रुपए लीटर, आटा बेच रहे 157 रुपए किलो, चीनी बेच रहे 150 रुपए किलो, चावल बेच रहे 220 रुपए किलो। इत्तू से टुकड़े का हाल देखिए क्या कर दिया आपने। पाकिस्तान एक सेकंड रुबिका, कहना है से समथिंग। एक सेकंड, क्योंकि ये मुल्क है, इस मुल्क से मेरी इज्जत है। और सुनिए, मुबारकबाद दे देती हूँ आपको। हमारे यहाँ जो आतंकी है ना, उसकी पत्नी आपके यहाँ पर क्या बनेगी सर? धर्म पत्नी समझते हैं? आप ये समझते हैं आप? उसको आप मिनिस्टर बना रहे हैं। हमारे यहाँ जो आतंकी घोषित है उसे आप मिनिस्टर बना रहे हैं। सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है, बड़ी खबर, यासीन मलिक की पत्नी पाकिस्तान में मंत्री बनेंगी, मानव अधिकार पर विशेष सहायक होंगी। अल्लाह, मानव अधिकारों पर विशेष सहायक होंगी, ये कहा जा रहा है। कार्यवाहक पीएम की कैबिनेट का हिस्सा होंगी मुशाल हुसैन। कौन है ये है यासीन मलिक की पत्नी। सुशांत जरीन साहब, सुन लिया आपने? अभी अभी खबर आ रही है, अभी सुनिए। इरशाद साहब, आप यासीन मलिक आप यासीन मलिक पर अभी ना बोलिए, एक सेकंड सुशांत सरीन बोलेंगे स्क्रीन पर। सुशांत सरीन, इरशाद साहब हो गया सर, हो गया, मैंने पूरी बात सुन ली आपकी। सुशांत सरीन स्क्रीन पर। देखिए हम कितने, इरशाद साहब मैं बाद में आती हूँ, आपका रुक करती हूँ। सुशांत सरीन स्क्रीन पर। नहीं, बट रूबिका, मुझे कोई शक नहीं है कि मतलब कि ये, और कोई अचंभा भी नहीं हुआ कि यासीन मलिक की पत्नी जो है, मतलब की पत्नी तो नाम की है उसका, और आई डोंट वांट टू से ऑन योर पब्लिक टेलीविजन कि वो क्या है क्या नहीं है, और उसके आईएसआई के साथ क्या लिंक्स हैं क्या नहीं है, और उसका परिवार क्या है और क्या नहीं है। लेकिन मुझे कोई इसमें अचंभा नहीं है कि इस तरीके के लोगों को उन्होंने मंत्रिमंडल में बिठाया है। इनफैक्ट जिस टाइप के लोगों का नाम आ रहा है मंत्रिमंडल के लिए, उससे तो पता लग जाता है कि फौज की सरकार है, फौज ने बनाई है सरकार। अब ये चुनाव करवाते हैं नहीं करवाते, इस पर एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। और जो अभी सरकार गई है बाहर से, तो उन्होंने तो फौज के सामने टोटली घुटने टेक दिए थे। उतने घुटने तो इमरान खान ने भी नहीं टेके थे जितने इन्होंने उसके सामने टेक दिए हैं फौज के सामने। जिस तरीके के कानून इन्होंने पारित किए हैं, जिस तरीके से इन्होंने फौज की पुष्पराही की है, मेरे को नहीं लगता कि चुनाव होंगे, और अगर होंगे भी तो वो इतने बुरी तरीके से रिग्ड होंगे कि उसका कोई हिसाब ही नहीं होगा पाकिस्तान के इतिहास में। और अगर ये टाइप के लोगों को बना दिया तो उसका हमारे को पता लग जाता है कि हमारे साथ यासीन मलिक जो मानव बॉम्ब क्रिएट कर रहे थे यहाँ पर खड़े खड़े
कश्मीर में कत्लेआम कर रहा था, कत्लेआम कर रहा था, उसकी पत्नी, उसकी बीवी को जो है मानव अधिकारों का विशेष सहायक बनाया जाएगा। हाँ तो ठीक है ना, बनाया जाए और देखते हैं फिर क्या होता है। मतलब कि पाकिस्तान, देखिए तभी पाकिस्तान का जो पासपोर्ट है दुनिया का मेरे ख्याल तीसरा या चौथा सबसे बुरा पासपोर्ट दुनिया में गिना जाता है। पाकिस्तानी जब विदेश में जाते हैं, अब ये इरशाद को तो बड़ा लगता है कि इसकी बड़ी इज्जत होती है क्योंकि पाकिस्तानी है, जब ये बाहर जाते हैं तो इनको अलग होती है पाकिस्तानियों में, इनको स्पेशल इनका मुआयना किया जाता है। ये दहशतगर्द तो नहीं है, ये इनकी दहशतगर्दी के साथ क्या सलूक किया जाता है? कितने लोग जाते हैं, ये कहाँ कौन से देश में चले जाते हैं बिना वीजा के? सच सुनिएगा, झूठ सुनिएगा, सच भी सुनिएगा। सच बोलते हैं तो बताएं ना इनके पासपोर्ट की औकात क्या है, क्या के जो पासपोर्ट है उसमें कहाँ पर आता है? झूठ बोल रहे हैं आप, बताएं जरा, बोलेंगे आप हमें म्यूट कर देंगे और शोर करेंगे आप। बताएं ना कहाँ पर आता है पासपोर्ट की, क्या रैंकिंग है आपकी? आपको मैं बताता, मैं आप जरा रेटिंग से पहले जहां से आप शुरू हुए ना, आपके पासपोर्ट की रैंकिंग क्या है? आप सुने सुशांत, आपके पासपोर्ट की रैंकिंग क्या है? पहले मुझे ये बताइए। मैं रैंकिंग आपकी औकात बताऊंगा आपको, पहले आपके पासपोर्ट की रैंकिंग बताइए। आपकी औकात भी बताऊंगा और मैं सच भी बताऊंगा। पहले रैंकिंग को छोड़ो, पहले इधर आओ, पहले यासीन मलिक पे आओ। पहले आप मुझे ये बताओ, यासीन मलिक को दहशतगर्द कह रहे हैं आप, वो कश्मीर का रहने वाला कश्मीरी बाशिंदा, उसको जेल में बंद किया और शर्म नहीं आती, उसको दहशतगर्द कहते हैं आप? उसको जेल में यासीन मलिक, उसको फांसी पे लटकाएंगे। हैं जिसको आप कहते हैं कश्मीरियों के साथ दहशतगर्दी करते हैं। आप बिल्कुल बिल्कुल फांसी पर भी लटकेगा। इरशाद अहमद खान, मेरी बात सुनिए, आज इस बात को नोट कर लीजिए आप। ये वो आतंकवादी है जिसने कश्मीर के सीने पर खंजर भोंकने की कोशिश की थी। इसके जाने के बाद, इसके मनहूस कदम जब कश्मीर से हटे ना इरशाद साहब, उसके बाद कश्मीर लहलहा रहा है। कश्मीर में तिरंगा झंडा फहराया जा रहा है, बच्चियां खुश है कि स्कूल जा रही है। पिछले 4 सालों से पत्थरबाजी वहां पर नहीं हुई है, आतंकवादी घटनाएं घट गई है। यासीन मलिक जैसे आतंकवादियों के, दहशतगर्दों के जेल में जाने के बाद हालात इतने शानदार हो गए हैं। पूछने के बाद ही उसको फांसी की सजा होगी और पूरे कानूनी व्यवस्था के तहत होगी उसको फांसी की सजा। उसी को नहीं होगी, बाकी सारों को होगी। ये सारे जहन्नुम जाएंगे, आप ये और आपको जहन्नुम नसीब करेंगे और इंशाल्लाह आप लोगों की इज्तिमाई कब्रें बनाएंगे, जैसे आपने कश्मीरियों की इज्तिमाई कब्रें बनाई। अरे कश्मीरी से जाकर किसी कश्मीरी से पूछ तो लीजिए इरशाद अहमद साहब, आपको कहेंगे परे हटिए, आपसे बात नहीं करनी है, हम हिंदुस्तान में। और हिंदुस्तान, वो तस्वीरें दिखा रही हूँ, मुझे नहीं लगता आपको दिख पाएंगी। वो कश्मीर की तस्वीरें दिखा रही हूँ, आपको नहीं दिख पाएगी। बैरिस्टर साहब, ये सच है, पीओके से लगता हुआ कश्मीर आज अमन और चैन की राह पर है। एंड प्लीज सर, पूरा ये पुलवामा की तस्वीर मैं दिखा रही हूं। बैरिस्टर साहब, मुझे नहीं पता आपको दिख पा रही है नहीं दिख पा रही है। आई एम टेलिंग यू द ट्रूथ, मैं वहां खुद गई हूं। जब 370 आर्टिकल हटा था वहां से, तब उन सब के जहन में खौफ था। सारे कश्मीरियों को लग रहा था अब ना जाने क्या हो जाएगा। और 4 साल तक लगातार मैं वहां जाती रही। इस बार जब गई मैं बैरिस्टर साहब, वहां का कश्मीरी मुस्कुरा रहा था। वहां का कश्मीरी लाल चौक पर ये कहता हुआ मुझे नजर आया कि अब रोजगार मिल रहा है। बहुत परेशानियां हैं, जैसे सड़कें नहीं हैं, स्कूल अभी नहीं बने, वो बन जाएंगे, लेकिन हम खुश हैं। यहाँ पर हमारे जो नौजवान हैं अब हाथ में पत्थर नहीं उठाते। बैरिस्टर साहब, आई थिंक आप इस बात पर यकीन करेंगे, बिकॉज आई एम टेलिंग यू द ट्रूथ। मैं गई हूं वहां पर, लोगों से बात की है। जब आप फौज हटाओगे, जब आप अपनी वहां फौज हटाओगे, फिर मैं यकीन करूंगा। अरे इरशाद साहब रहने दीजिए, बैरिस्टर साहब से बात जब मैं आपकी बातें सुन रहा था और आज के प्रोग्राम में बैठा था, मुझे 2 से 3 दफा ये डाउट हुआ कि मैं 24 भारत पे नहीं बल्कि रिपब्लिक पे शायद बैठा हूँ। जिस तरह ये गोलाबारी की जा रही थी एक दूसरे के ऊपर, मेरे ख्याल में आपके चैनल पे तो हमने हमेशा मुहज़्ज़ब और सिविलाइज तरीके से डिबेट सारी की, और मेरे ख्याल में पाकिस्तानियों को भी कहने का मौका दिया जाए, और अगर हम अपने अपने वक्त के ऊपर अपनी बारी के ऊपर बात करें वो ज़्यादा बेहतर है। अच्छा, जो आपने स्पेसिफिकली बात की और बहुत सारी चीज़ों को पाकिस्तान के साथ एसोसिएट कर दिया गया, ये आरजू काज़मी साहिबा से बिल्कुल आप पूछे, हमारी कुलीग है और मेरा बिल्कुल इनके साथ 2-3 साल से एक बड़ा अच्छा कंसर्न है, राब्ता है।
मेरा नहीं ख्याल कि पाकिस्तान में जो अकलियती बरादरी हो या गैर मुस्लिम हो या इस तरह के लोगों को किसी तरह की उनकी सिक्योरिटी या सेफ्टी का जो एक आध मसला है, एक आध केस है, एक से ज्यादा केसेस भी हो सकते हैं और सैकड़ों केसेस भी हो सकते हैं, लेकिन अगर हम उसको 24 करोड़ पाकिस्तानियों को मसलत करें, टैग करें, लेबल करें कि सारे के सारे पाकिस्तानी, जिस तरह सुशांत साहब ने बात की वो बिल्कुल दुरुस्त बात की कि गुज़िश्ता रोज एक पीर साहब ने इस तरह किया और उसके बाद रेप करने के बाद उसका कत्ल किया, तो क्या पाकिस्तान के अंदर सारे रेपिस्ट हैं? क्या मणिपुर के अंदर वाकया हुआ तो उसके सारे के सारे हिंदुस्तानी जो है मणिपुर के साथ एसोसिएट कर दिए जाए? बिल्कुल नहीं। मैं ये समझता हूँ कि जो इक्का दुक्का वाकया सरहद के उस तरफ हो, सरहद के इस तरफ हो, हमें कभी तौर पे उसको और एट द सेम टाइम आवाज उठानी है। पाकिस्तान में बैठ के आवाज उठाएं, आप हिंदुस्तान में बैठ के आवाज उठाएं, और जहां पे भी इंसानी हकूक की वायलेशन होती है बतौर इंसान हमें उस इंसानी हकूक की वायलेशन के अलावा आवाज भी उठानी है, उन लोगों को करार वाकई सजाएं दिलवाने की कोशिश भी करनी है। कमिंग टुवर्ड द कश्मीर इशू, जो आपने कश्मीर इशू के बारे में बात की, जहां तक मेरी लीगल अंडरस्टैंडिंग है, जो आपने बात की, देखें आप जब भी बात करते हैं आप अपने भारत के नजरियात की ऐनक पहन के या गोगल्स पहन के बात करते हैं, जब भी हम बात करते हैं हम कश्मीर के आइडियोलॉजी की पाकिस्तान के गोगल्स पहन के बात करते हैं। 1948 की रेजोल्यूशन में जो चीजें डिसाइड की गई थी कि अगर कश्मीरियों से पूछ लिया जाए, अगर प्लेबिसाइड करवा लिया जाए, इत्तेस्वाब राय से चीजें करवा ली जाए, तो मेरे ख्याल में दैट वुड बी बेटर इन इंटरेस्ट ऑफ द जस्टिस। अगर करवा ली जाती, आप ही समझते हैं कि हिंदुस्तान के लोगों के साथ कश्मीरी जो है वो ज्यादा कंफर्टेबल है, ज्यादा रिलैक्स्ड है, तो आप बिल्कुल उनका जो एक रेफरेंडम का इख्तियार था जो 1948 में कमिट किया गया था सर, वो मैं करवाएं। आज कॉन्फिडेंट हूँ, मैं कह रही हूँ ना आपको, करवा के देखिए रेफरेंडम, करवा कर देखिए, वो आपकी तरफ देखेंगे तक नहीं। अव्वल तो ये अभिन्न अंग है हिंदुस्तान का, इस पर कोई डिबेट नहीं है। बैरिस्टर साहब, आपने मुझे कहा कि फला चैनल पर ऐसा होता है, फला चैनल पर वैसा होता है। अभी जब इरशाद साहब नहीं आए थे तब तक कैसी बहस चल रही थी, बताइए। इरशाद साहब तो बड़ा नहीं सुनिए ना, और इसका मतलब ये नहीं है कि इरशाद साहब को, सुनिए मेरी बात सुनिए, इरशाद साहब परेशान मत हुई, मैं तो नाम लेती हूँ और आप बमबारी करना शुरू कर देते हैं। अरे मैं तो ये कह रही हूँ कि आप जब आए तो बम पटाखे साथ लेकर आए थे, अच्छी बात है ना, पाकिस्तान से आए तो कुछ बम पटाखे तो लाएंगे ही लाएंगे ना, उसके बगैर आएंगे तो अच्छा नहीं लगेगा। सुशांत सरीन साहब, जो बैरिस्टर वकास अभी कह रहे थे, हमने तो आपके अभिनंदन को चाय पिलाई थी, हमने तो बम पटाखे देकर उनको नहीं भेजा था, ना हमने अंजू को किसी किस्म के बम पटाखे दिए, ना अभिनंदन को बम पटाखे दिए, ना मैं आप लोगों का थैंक यू करूं उससे पहले जनरल सिवाज, सुना आपने बैरिस्टर साहब क्या कह रहे थे? हालांकि वो बहुत जिसे कहते हैं ना दायरे में रहकर अपने हर अरमान का जिक्र कर रहे थे। अरमान यह है कि राय शुमारी हो जाए। मैं तो इतनी कॉन्फिडेंट हूं कि आज हो गई तो पाकिस्तान कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रहेगा सर। हाँ बिल्कुल, देखो रूबिका, सच्चाई ये है कि जो ये रेफरेंडम की बात करते हैं ये इनको अंदर झांक के देखना चाहिए। रेफरेंडम का सबसे पहले आर्टिकल 1 था कि पाकिस्तान वकेट करेगा पूरा जो पीओजे और गिलगित बाल्टिस्तान, और उसके बाद भारत इसका इलेक्शन कराएगा और उतनी फौज रखेगा जितनी रिक्वायर्ड है। मगर कभी क्या पाकिस्तान ने किया? क्योंकि पाकिस्तान को पता था अगर वो ऐसा करेगा तो वो हारेगा, क्योंकि उसको विश्वास था ही नहीं। और ये जो अभी यूएन रेजोल्यूशन है इसका कोई महत्व नहीं रह जाता। 1972 शिमला एग्रीमेंट के बाद उसमें तहत है कि ये एक बायलैटरल इशू है। और आज जो अमन शांति, रूबिका, जो अमन शांति आज है कश्मीर में, वो कभी नहीं थी। नेवर। खुद पाकिस्तानी हालात है, खुद पाकिस्तान के नारे लगाने वाले आज अपने आंख मल रहे हैं और कह रहे हैं कि गजब हम लोग बेवकूफ थे, हमें इस बात का एहसास नहीं था। वो आज पीओके जब देखते तो कहते हैं हालत देखो, वहां तो ना बिजली है ना अन्न है, हर दिन बहन रोती है कि भाई उठाकर ले गए मेरा, हर दिन एक माँ रोती है कि बेटा उठाकर ले गए मेरा। हालात इतनी तबाह और बर्बाद करके रख दिए हैं। और इस बीच एक और बड़ी खबर आ गई है जनरल साहब, खबर यह है कि पाकिस्तान में अंतरिम सरकार का शपथ ग्रहण हो गया है। शमशाद अख्तर पाकिस्तान के अंतरिम वित्त मंत्री होंगे, गौहर आजाद पाकिस्तान के अंतरिम उद्योग मंत्री होंगे, जनरल अनवर अहमद पाक के अंतरिम रक्षा मंत्री होंगे। इस वक्त की ये बड़ी खबर है, विदेश मंत्री जलील होंगे। अंतरिम सरकार का शपथ ग्रहण, ये फर्स्ट ऑन भारत 24, यानी ये एक्सक्लूसिव जानकारी सबसे पहले आपके लिए भारत 24 पर। ये तस्वीरें जहां पर शपथ ग्रहण इंटरिम गवर्नमेंट का
हो रहा है। पाकिस्तान की अंतरिम सरकार का शपथ ग्रहण हुआ है और मैंने आपको वो तमाम नाम गिनाए हैं, गौहर आजाद से लेकर शमशाद अख्तर से लेकर वो तमाम लोग जो अब इस अंतरिम सरकार का हिस्सा होने वाले हैं। जनरल अनवर अहमद अंतरिम रक्षा मंत्री होंगे, जलील जिलानी अंतरिम विदेश मंत्री होंगे। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ दहाड़ में शामिल और शरीक होने के लिए। भारत 24 पर अब मैं आपसे इजाजत ले रही हूं। 9 बजे फिर रूबिका लियाकत शो में मुलाकात होगी।